नमस्कार। आदर्श परिवार निशुल्क कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ऐतिहासिक व्यक्तित्व की इस सीरीज में हम आज चर्चा करेंगे आचार्य विनोबा भावे के बारे में। तो चर्चा को शुरू करते हैं। आचार्य विनोबा भावे, बात करते हैं प्रथम है इनके जीवन परिचय की। इनका नाम विनायक नरहरि भावे था। इनका जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी को स्थान गागोद ग्राम रायगढ़ में होता है और मृत्यु या अंतिम दिन ये अपने पावनार वर्धा, जो महाराष्ट्र का एक जिला है वर्धा, वहाँ पर व्यतीत करते हैं। अब बात करते हैं इनको सम्मान अपने जीवन काल में क्या क्या मिले और उस सम्मान के पीछे इन्होंने क्या क्या उद्देश्य से कार्य किया, उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो बात करते हैं पुरस्कार। इनको अंतरराष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया और ऐसे अवार्ड को प्राप्त करने वाले ये प्रथम भारतीय थे। विनोबा भावे नामकरण इनका गांधी जी के द्वारा किया गया था। सभी लोग उनको प्यार से विनया विनया कहते थे और भारत रत्न इनको सन 1983 में दिया गया। इनकी कुछ रचनाओं की चर्चा करते हैं तो गीताई, मधुकर, लोकनीति, गीता प्रवचने, विचार पोथी, ये सारी इनकी रचनाएं थी। और इन्होंने एक पत्रिका का भी संपादन किया महाराष्ट्र, जो वर्धा आश्रम था वहाँ से, जिसका नाम था महाराष्ट्र धर्म। अब बात करते हैं इनके ऐतिहासिक योगदान क्या क्या रहे हैं या इनके जीवन काल में जो विशेष घटनाएं घटी वो कौन कौन सी है। तो हम लोग इसको क्रमशः पढ़ते जाएंगे। सन 1916 में गांधी जी से इनकी पहली मुलाकात होती है और जब इनकी पहली मुलाकात होती है तो एक गांधी जी के मुंह से सहज से ये शब्द निकलता है इनको देखते ही कि बाकी लोग तो इस आश्रम में कुछ लेने के लिए आते हैं, एकमात्र यही है जो हमें कुछ देने आया है। ये गांधी जी के शब्द थे विनोबा भावे जी के बारे में। सन 1921 में ये वर्धा आश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं। 1923 में महाराष्ट्र धर्म पत्रिका का संपादन कार्य ये पूर्ण करते हैं। 1925 में वैकॉम के लिए इनका प्रस्थान होता है और 1940 में एक ऐतिहासिक क्षण इनके जीवन में आता है। ये राजनीतिक जीवन या सामूहिक जीवन से बहुत दूर रहते हुए भी इनकी प्रसिद्धि व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में होती है और ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बनते हैं आचार्य विनोबा भावे। तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह पूर्ण होता है और 1945 में पावनार आश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं और उसके बाद जीवन भर वहीं पे अपना अंतिम समय ये व्यतीत करते हैं। 1951 में भूदान आंदोलन की जब शुरुआत होती है तो उसको जन्म देने वाले इनके जन्मदाता भूदान आंदोलन के आचार्य विनोबा भावे जी को कहा जाता है। इसके बारे में आगे हम अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। 1960 में 1959 में इनके द्वारा ब्रह्म विद्या मंदिर की स्थापना की जाती है महिलाओं के कल्याण के लिए। एक प्रकार का विद्यालय जैसा ही था ये। 1960 में चंबल के जो डकैत थे, काफ़ी भारी मात्रा में उनको इन्होंने उपदेश देकर आत्मसमर्पण करवाया था। 1975 में जब आपातकाल लगा था उस दौरान भी ये चर्चा में रहे थे। अब बात करते हैं भूदान आंदोलन की। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत जो थी वो आचार्य विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश का एक गांव था पोचमपल्ली, वहाँ के एक जमींदार थे रामचंद्र रेड्डी, उनको इन्होंने प्रेरित किया और इनसे प्रेरणा पाकर उन्होंने अपनी भूमि को दान में दे दिया जो गरीब लोग थे उनके रहने के लिए, उनके जीवन यापन के लिए, और ये आंदोलन चल पड़ा। और सबसे बड़ी बात इसमें आंदोलन में यह थी कि ये एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था जिसे सभी भूमि स्वामी, जिनको हम लैंडलॉर्ड कहते हैं, उन्होंने, और भूमिहीनों जो इनके पास जमीन नहीं थी उनके मध्य जो एक प्रकार की गहराई थी, खाई थी, उसको पाटने का इसमें प्रयास किया गया। भूदान आंदोलन के दौरान हम बात करें कि लगभग 58,741 किलोमीटर की यात्रा इन्होंने करी और लगभग 44 लाख एकड़ भूमि एकत्रित करके भूमिहीन किसानों को बांटी गई। एक बहुत बड़ा आंदोलन उस दौरान चला गया और इस आंदोलन, इस प्रयास के लिए ही इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड जैसा ख्याति प्राप्त हुई। भूदान आंदोलन में जमींदार को अपनी जमीन का 1/6 भाग दान देने की अपील की गई थी और वो भी एकदम स्वैच्छिक था।
चलिए अब बात करते हैं इनके विशेष कार्य और भी थे। तो सर्वोदय समाज की ये स्थापना करते हैं और ये एक ऐसा संघ था जिसमें रचनात्मक कार्यकर्ताओं के द्वारा स्थापित किया गया था और ये जिसका जो उद्देश्य था वह था अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना। तो सर्वोदय समाज के संस्थापक भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा एक इनका अन्य विशेष योगदान देवनागरी के लिए भी कहा जाता है। हिंदी को जब उस समय पे राष्ट्रभाषा बनाए जाने की बात चल रही थी उस दौरान ये देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि बनाने के लिए या विश्व लिपि बनाने के लिए प्रयास करते हैं और ये अपने शब्दों में कहते हैं किसी का विरोध ना करते हुए कि मैं नहीं कहता कि नागरी ही चले, बल्कि मैं चाहता हूँ कि नागरी भी चले। इसका मतलब ये है कि ये अन्य भाषाओं का विरोध नहीं करते थे, अन्य लिपियों का विरोध नहीं करते थे, लेकिन ये एक नागरी जो हमारी देवनागरी लिपि है उसको भी एक लिपि के रूप में मान्यता देते थे। तो साथियों काफ़ी ज्ञानवर्धक ये आपको टॉपिक लगा होगा। ऐसे ही निरंतर टॉपिक देखते रहें। आदर्श परिवार निःशुल्क कोचिंग क्लासेज बढ़ाते हैं पूर्णता की ओर निरंतर उत्साह से कदम। धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार।